गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। आज डेट है 2 जून 2021 और प्रैक्टिस करेंगे हम जनरल साइंस के प्रश्नों पर। यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 479। 478 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, प्लेलिस्ट बना रखी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 18 से 23 प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं यूपी पीसीएस की परीक्षा में। 2017 से पहले 28, ठीक है, 28, 26, 29 तक प्रश्न जनरल साइंस के पूछे गए हैं, ठीक है। और प्रश्नों की संख्या यूपी पीसीएस के जीएस पेपर 1 में 150 है, ठीक है। और सी सेट में कितनी है? 100 प्रश्न। यहाँ 100 में से आपको 33 प्रश्न सही करना है और इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा करोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित एवं पुनरावृत्ति करने की तकनीक का क्या नाम है? ऑडियोग्राफी, लेक्सिकोग्राफी, फोटोग्राफी, होलोग्राफी। त्रिविमीय प्रतिरूप, ऑडियोग्राफी तो है नहीं, लेक्सिकोग्राफी नहीं है, फोटोग्राफी नहीं है, होलोग्राफी है। तो होलोग्राफी वह तकनीक है जिसमें लेज़र किरणों के द्वारा की गई फोटोग्राफी से किसी वस्तु का त्रिआयामी चित्र बनाया जाता है। होलोग्राफी ध्वनि, प्रकाश या किसी भी तरंग के साथ कार्य कर सकती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में, जल से कांच में, वायु से जल में या फिर वायु से कांच में। माइरेज, मृग मरीचिका का बनना, बड़ा पूछा गया एग्जाम में। वो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से ही, ठीक है। मतलब एक तरह से दृष्टि भ्रम है, इल्यूजन है, ऐसा होता नहीं है लेकिन दिखाई देता है। तो कांच से, हीरे से कांच में जब प्रकाश जाता है तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो देखिए ये सब पढ़ा होगा आपने 10th में, 9th में, 10th में। देखिए जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाने पर अपवर्तित किरण संघनन माध्यम में लौट आती है, ठीक है, वापस लौट आती है, जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। प्रश्नगत विकल्पों में हीरे का अपवर्तनांक कांच से अधिक होने के कारण हीरे से कांच में प्रकाश के जाने पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। प्रकाश किरणों की प्रकृति होती है कैसी? तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान, तरंग एवं कण किसी के समान नहीं। प्रकाश यानी लाइट की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। तो देखिए प्रकाश जो है वो दोहरी प्रकृति प्रदर्शित करता है, कभी कण के समान तो कभी तरंग के समान। प्रकाश के कुछ गुणों जैसे कि व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि की व्याख्या प्रकाश की प्रकृति को तरंग मानकर की जाती है, जबकि कुछ अन्य गुणों जैसे कि प्रकाश, वैद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव आदि की व्याख्या यह मानकर की जाती है कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों से मिलकर बना होता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है, क्यों होता है ऐसा? प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि यह छोटे कणों से बना होता है? नहीं। प्रकाश का वेग बहुत अधिक होता है? नहीं। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है? हाँ, ठीक है। तो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है, तरंगदैर्घ्य को वेवलेंथ बोलते हैं इंग्लिश में, तथा उसका विवर्तन भी बहुत छोटा होता है जो हमारी आंखें नहीं देख पाती, इसलिए प्रकाश हमें सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि, क्या महसूस होता है? जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें क्या महसूस होता है? ठीक है, पानी के अंदर तो हल्की लगती है वो, लेकिन पानी से जब ऊपर सतह पर आ जाती है ना, तो पानी की सतह से ऊपर जो है वो भारी हो जाती है। यह महसूस होता है कि बाल्टी हमारी भारी हो गई है। तो आर्किमिडीज के प्लवन सिद्धांत के अनुसार किसी भी वस्तु का भार पानी में कम तथा पानी की सतह के ऊपर अधिक प्रतीत होता है। इसी कारण जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि अपनी बाल्टी पानी की सतह के ऊपर आने पर भारी हो गई है। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है? बताइए। पानी के उत्प्लावन के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, श्यानता के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण।
लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है? पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, सुई की जगह कुछ और वर्ड यूज़ होना चाहिए, लेकिन ये प्रश्न रिपीटेड है, यूपीपीसीएस ने ऐसे ही पूछा है। ठीक है, तो देखिए, पानी की ऊपरी सतह के अणुओं के संसंजन बल के कारण उत्पन्न पृष्ठ तनाव को बोलते हैं सरफेस टेंशन इंग्लिश में। जब सुई के गुरुत्व बल को संतुलित कर देता है तब लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। यदि तापमान बढ़ता है तो उसकी जल वाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ेगी या घटेगी? पहले घटेगी फिर बढ़ेगी या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? जब तापमान बढ़ता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। तो वायुमंडल की आर्द्रता एवं तापमान में जो है प्रत्यक्ष संबंध होता है, और वायु में किसी निश्चित समय पर जलवाष्प धारण करने की क्षमता उसके तापमान पर निर्भर करती है। हवा जितनी गर्म होगी उसमें नमी धारण करने की क्षमता उतनी ही बढ़ेगी। ठीक है, कभी सर्दियों में कपड़े डालकर देखिएगा और कभी रात में डाल कर देखिएगा, मतलब अब तो रात का भी टेम्परेचर 35 36 है इस समय। ठीक है, एक एक घंटे में टी शर्ट सूख जाती है क्योंकि हवा इतनी गर्म है। तार पर टी शर्ट गीली सूखी या कपड़ा कोई सूख रहा है, ठीक है, तुरंत देखेगी यहाँ सब सूखा पड़ा है, शुष्क है। हवा के टी शर्ट में पानी तुरंत एकदम उसको सक कर लेगी। तो रात में भी 1 से 2 घंटे में कपड़े सूख जाते हैं, जो सर्दियों में 25 25 घंटे 2 2 दिन लग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। जब बर्फ पिघलती है तब आयतन बढ़ेगा घटेगा? द्रव्यमान बढ़ता है द्रव्यमान घटता है? ये पहले भी कराया होगा आपने प्रश्न। जब बर्फ पिघलती है तो आयतन उसका घट जाता है, सिकुड़ता है। तो बर्फ के गलने पर या पिघलने पर आयतन सिकुड़ता है, मतलब घटता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है? संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है, ठोस में तो नहीं, ठोस को हटा दीजिए, निर्वात में नहीं, गैस एवं द्रव में। तो संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण केवल द्रव तथा गैसों में होता है। 10वां प्रश्न है। 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी तापमान के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है, क्यों? ठीक है, वाष्प से जलना और गर्म पानी से जलना, तो जलन अधिक होगी वाष्प से जलने में। क्यों होगी? क्योंकि वाष्प एक गैस है? नहीं, वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है। यस, वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है, वाष्प अधिक ज्वलनशील है। गलत। तो 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी तापमान के पानी द्वारा उत्पन्न जलने से अधिक गंभीर होती है, क्योंकि वाष्प की जो गुप्त ऊष्मा है, ठीक है, जो गुप्त ऊष्मा उसमें विद्यमान है वो रहती है, उस कारण। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं, ये तो पता ही होगा आपको। ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण। तो किसी दिए गए आयतन के लिए जो है गोलाकार आकृति के क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल अन्य आकृतियों के पृष्ठ के क्षेत्रफल से कम होता है। पृष्ठ तनाव के गुण के कारण किसी द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है, अतः वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। देखिए, जो कूलर में अपना पानी वानी जमा रहता है उसमें पेट्रोल डालते हैं, पेट्रोल या मिट्टी का तेल डालने की सलाह दी जाती है। क्यों? क्योंकि जो मच्छर का लार्वा है ना, उसकी सतह पर ही रहता है। ठीक है, और जब हम मिट्टी का तेल डालते हैं पानी में, पेट्रोल डालते हैं, तो पृष्ठ तनाव जो है घट जाता है और ये जो लार्वा ऊपर तैर रहा है वो डूब कर मर जाता है, जिससे मच्छर पैदा नहीं होते। तो या तो कूलर या दूसरे पात्र में लंबे समय तक पानी जमा नहीं रहने दीजिए, वरना उसमें मिट्टी का तेल डालिए, पेट्रोल डाल कर रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि मिट्टी का तेल का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, मिट्टी के तेल का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, और पानी के घनत्व के बराबर होता है मिट्टी का तेल का घनत्व। देखिए, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका जो घनत्व है वो पानी के घनत्व से कम होता है। ठीक है, अधिक होगा तो डूब जाएगा ना, बराबर नहीं होता है। तो मिट्टी का तेल का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए यह पानी पर तैरता है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए।
साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, कम होता है, बराबर होता है, आधा होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से आधा नहीं होता है, बराबर नहीं होता है, कम नहीं होता है, अधिक होता है। तो बुलबुले के अंदर का दाब सदैव बाहर के वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास वाले बुलबुले हैं, दोनों बुलबुले संपर्क में आते ही फट जाएंगे? नहीं। समान आकार प्राप्त करने के लिए छोटा बुलबुला बड़ा बुलबुला छोटा हो जाएगा, छोटा बड़ा हो जाएगा, बड़ा छोटा हो जाएगा। गलत है। दोनों बुलबुलों का आकार वही रहेगा, वही नहीं रहेगा। छोटा बुलबुला और छोटा हो जाएगा और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। तो किसी बुलबुले का आकार जो है उसमें भरी गैस के दबाव तथा पानी की फिल्म की त्रिज्या तथा मोटाई पर निर्भर होता है। ठीक है, ये करता है। छोटे बुलबुले में गैस का जो दबाव है बड़े बुलबुले की अपेक्षा अधिक होता है, अतः नली में एक दूसरे के संपर्क में लाए जाने पर छोटा जो बुलबुला है वो और छोटा, जबकि बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो कुछ ऊपर उठ जाता है, कुछ नीचे जाता है, वह उसी तल पर तैरता है और समुद्र की तली में डूबेगा तो नहीं? ये डूब जाएगा? नहीं डूबेगा। उसी तल पर नहीं तैरेगा, कुछ नीचे नहीं जाता है, कुछ ऊपर उठ जाता है। ठीक है। तो जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। यह प्रश्न कई एग्जाम में पूछा हुआ है, पीसीएस में भी कई बार पूछा है, लोअर पीसीएस में कई बार पूछा है, समीक्षा अधिकारी में भी पूछा है और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखा है। तो ये जनरल साइंस के प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस जो है वही पृष्ठ तनाव वाला रूल है इसमें भी। ठीक है, एक बार तो कर ही लेना। धन्यवाद।